आज हम इस एकादश के पहला पाठ जो है सजीव जगत के अंतर्गत हम कुछ विषय पर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पाठ का नाम ही है सजीव जगत। तो सबसे पहला ही प्रश्न ये उठता है हमारा कि सजीव क्या है। तो इस जगत में या इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो या तो सजीव हैं या वो निर्जीव हैं। अर्थात इस जगत में पाई जाने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं वो दो भागों में उनको विभाजित किया जा सकता है, सजीव और निर्जीव। अब जो पाठ का नाम है हमारा सजीव जगत, अर्थात इस पाठ के अंतर्गत हम जिन वस्तुओं की चर्चा करेंगे, जिन चीजों की चर्चा करेंगे वो होंगी क्या, सजीव। हम लोग जिस विषय को लेकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान अर्थात जीवों का विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की उस शाखा को हम जीव विज्ञान कहते हैं। एक बार पुनः समझ लेंगे कि विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की उस शाखा को हम जीव विज्ञान कहते हैं। सन 1802 में लैमार्क ने सर्वप्रथम अंग्रेजी का शब्द जो है बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। जो बायोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोज तथा लोगस। बायोलॉजी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस तथा लोगस। बायोस का अर्थ होता है जीवन और लोगस का अर्थ होता है ज्ञान। अर्थात बायोलॉजी जो है वो ऐसे लोगों का ज्ञान है जो जीव हैं। तो इसीलिए लैमार्क ने सन 1802 में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो तथा लोगस। तो बायोलॉजी के अंतर्गत या बायोलॉजी जो विषय है, बायोलॉजी, बायो मीन्स जीवन, लॉजी मीन्स अध्ययन करना, अर्थात ऐसे लोग चीजों का अध्ययन करना जिसमें जीवन विद्यमान है, उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। अब आता है कि हम किन लक्षणों के आधार पर किसी को हम जीव कहेंगे और किसी को हम निर्जीव कहते हैं। तो हम आसपास ऐसी अनेकों वस्तुओं को देखते हैं जो जिनको या तो हम सजीव कह सकते हैं या वे निर्जीव की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे घर में गमले में अगर कोई पौधा लगा होता है तो हम देखते हैं कि वो पौधा समय के साथ साथ अपने आकार में वृद्धि करता है। वहीं हमारे घर में कोई कुर्सी है, कोई मेज है, वो समय के साथ साथ अपने आकार में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं करती है। तो इस प्रकार से कि जो पौधा है गमले में लगा हुआ वह सजीव है, और जो हमारे घर में कुर्सी रखी है, मेज रखी है, जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हो रही है, वह निर्जीव है। तो सजीव और निर्जीव का सबसे पहला जो लक्षण होता है कि सजीवों में वृद्धि होती है और निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती है। दूसरा कि सजीवों में वंश वृद्धि होती है। सजीवों में वंश वृद्धि होती है।
जबकि निर्जीवों में वंश वृद्धि नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर कैसे समझेंगे हम कि कोई किसान अपने खेत में कुछ किलो बीजों को बोता है और 4-5 महीने के पश्चात जब वो उस खेत की फसल को काटता है तो वो कुछ किलो गेहूं या धान के जो बीज होते हैं वो कई कुंटल गेहूं और धान के रूप में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार से एक आम का पौधा केवल एक बीज से ही बनता है और वो आम बड़ा होकर जब उसमें पुष्प आने लगते हैं, आम आने लगते हैं, तो वो आम का पौधा अपने जीवन काल में हजारों लाखों की संख्या में आम के पौधों को जन्म देता है। इसी प्रकार से हमारे पेट के अंदर एक गोल कृमि पाया जाता है जिसका वैज्ञानिक नाम है एस्केरिस लुम्ब्रेक्वाइडिस। तो एक मादा एस्केरिस जो हमारे पेट की में अर्थात हमारी आंत में पाई जाती है वो अपने जीवन काल में लगभग 7 करोड़ अंडे देती है। अर्थात एक मादा एस्केरिस से 7 करोड़ एस्केरिस बन सकते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी सजीव होते हैं उनमें वंश वृद्धि करने की क्षमता पाई जाती है, जबकि जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जो निर्जीव होते हैं, उनमें वंश वृद्धि नहीं होती है। क्या आपने कभी अपने घर में एक कुर्सी से 2 कुर्सियों को बनते देखा है? क्या कभी एक मेज से 2 मेज को बनते देखा है? कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा, क्योंकि निर्जीवों में वंश वृद्धि की क्रिया नहीं पाई जाती है। अगला पॉइंट है मुख्य कि जीवों में श्वसन होता है, जबकि निर्जीवों में श्वसन नहीं होता है। अगर हम एक छोटी सी चींटी को एक शीशी के अंदर बंद कर दें तो हम देखते हैं कुछ समय के पश्चात वो चींटी मृत हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती और ऑक्सीजन के उपलब्ध ना होने के कारण से उसमें जो श्वसन की क्रिया है वो नहीं हो पाती। अगर हम उसका ढक्कन खोल भी देते हैं तो फिर से वो सजीव नहीं होती है। इसी प्रकार से क्या हम अपनी रबड़ को किसी शीशी के अंदर बंद कर दें तो वो क्या मृत हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि रबड़ को, पेंसिल को, कटर को, इन किसी भी चीज को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अगला पॉइंट है कि सजीवों में पोषण की आवश्यकता होती है। जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी सजीव हैं, वो किसी न किसी रूप में भोजन को अवश्य ग्रहण करते हैं। जैसे हम लोग दाल चावल रोटी के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, गाय भैंस चारे के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, शेर मांस के रूप में भोजन ग्रहण करता है और पौधे जमीन से पोषक तत्व के रूप में अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। लेकिन आपने कभी भी मेज को, कुर्सी को, पेंसिल को, कटर को, रबड़ को किसी भी प्रकार से भोजन ग्रहण करते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि सजीवों में तो पोषण की क्रिया होती है लेकिन निर्जीवों में पोषण की क्रिया नहीं होती है। अगला पॉइंट है सजीवों में उत्सर्जन की क्रिया होती है। उत्सर्जन माने कि शरीर से हानिकारक पदार्थों को त्यागने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो हम किसी भी जीवधारी के शरीर के अंदर जो विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं, उन जैविक क्रियाओं के दौरान अनेक हानिकारक पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं, जिनका समय से शरीर से बाहर निकलना भी आवश्यक होता है। इसीलिए जितने भी जंतु होते हैं वे देखते हैं हम आप लोग कि समय समय पर
मूत्र त्याग करते हैं, मल विसर्जन करते हैं। पौधे भी अपने रंध्रों के द्वारा गैसों को बाहर निकालते हैं और कुछ हानिकारक पदार्थों को पौधे अपनी कोशिका के अंदर, आपके अंदर वैक्यूल्स के अंदर एकत्र करके रख लेते हैं। तो सजीवों में उत्सर्जन की क्रिया होती है, लेकिन निर्जीवों को में किसी भी प्रकार की उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है। आपने कभी भी अपने घर में रखी हुई मेज या कुर्सी को मूत्र त्याग करते हुए या मल विसर्जित करते हुए या CO2 छोड़ते हुए कभी भी आपने नहीं देखा होगा। अगला पॉइंट है, सजीवों में संवेदनशीलता पाई जाती है। सजीवों में संवेदनशीलता पाई जाती है। संवेदनशीलता का मतलब क्या होता है कि सजीवों को सर्दी है, गर्मी है, हवा है, इन सब का, पानी है, इन सब के प्रति उनमें संवेदनशीलता या अनुभव होता है। गर्मी के पड़ने पर हमने देखा है कि दोपहर के समय कई बार पौधे जो होते हैं वो मुरझा जाते हैं। कारण क्या होता है? अत्यधिक तापमान के बढ़ने के कारण से पौधों में पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण से पौधे मुरझा जाते हैं। जनवरी दिसंबर के महीने में हम देखते हैं जब बहुत अधिक ठंड पड़ती है तब भी कई पौधों की पत्तियां जो होती हैं वो गिर जाती हैं, इसलिए क्योंकि उनमें संवेदनशीलता पाई जाती है। लेकिन निर्जीवों में किसी भी प्रकार की संवेदनशीलता नहीं पाई जाती है। तो ये कुछ मुख्य लक्षण हैं जिन लक्षणों के आधार पर हम ये पहचान सकते हैं कि जिन में ये गुण पाए जाते हैं वो सजीव होते हैं और जिनमें ये गुण नहीं पाए जाते हैं वे निर्जीव कहलाते हैं। तो इस जगत में सभी वस्तुओं को दो श्रेणियों में बांटा गया है, सजीव और निर्जीव। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है जीवन की विविधता अर्थात वैरायटी। हम लोग देखते हैं इस पूरे संसार में, इस पूरे भूमंडल में अनेकों आकार के छोटे से लेकर विशालकाय जीव पाए जाते हैं, विभिन्न रूपों के, विभिन्न रंगों के, विभिन्न स्थानों पर। तो इस प्रकार से इस पूरे संसार में विभिन्न जीवन की जो है वो विविधता पाई जाती है। अब तक लगभग 17 से 18 लाख जीवों की खोज की जा चुकी है और लगभग प्रतिवर्ष 15,000 नए जीवों की खोज हो रही है। तो इस प्रकार से कि प्रतिवर्ष लगभग 15,000 नए जीवों की जानकारी हमारे सामने आ जाती है। तो अब हम देखते हैं कि हम लोग क्या अपने इस छोटे से जीवन काल के अंदर ये 17-18 लाख जीवों का अध्ययन कर सकते हैं। तो अगर हम लोग अपने जीवन काल को दिनों में काउंट कर लेंगे तो शायद इतने नहीं कर पाएंगे। इसलिए अध्ययन को सरल बनाने के लिए कम समय में अधिक चीजों की जानकारी करने के लिए एक तकनीकी विकसित की गई जिसको कहा जाता है जीवधारियों का वर्गीकरण। अब सबसे पहले हम यहाँ पर जो शब्द है वर्गीकरण, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर वर्गीकरण क्या होता है। तो किसी भी जीवों को या वस्तुओं को उनके गुणों की समानताओं और असमानताओं के आधार पर उनको विभाजित करने की जो प्रक्रिया है वो वर्गीकरण कहलाती है। और हम ये देखते हैं
कि केवल जीवधारियों का ही वर्गीकरण नहीं होता है, हम सब लोग अपने सामान्य जन जीवन में भी वर्गीकरण का प्रयोग करते हैं। अगर आप कभी किसी मेडिकल स्टोर पर गए होंगे और आपने देखा होगा कि उस दुकान पर वो दुकानदार अपनी दवाइयों को अलग अलग खाने में अलग अलग कैटेगरी में रखता है, इसीलिए वो जल्दी से कोई दवाई हमको निकाल कर दे देता है, अन्यथा उसको दवाई देना मुश्किल पड़ जाएगा। इसी प्रकार से कल्पना कीजिए, अगर हम लोग अपने विद्यालय के पुस्तकालय में जाते हैं और वहाँ के पुस्तकालय अध्यक्ष ने किताबों को वर्गीकृत करके कैटेगरी में बांटकर अगर नहीं रखा हुआ है तो वो सुबह से शाम हो जाएगी, हमको वांछित किताब नहीं दे सकते हैं। इसलिए कम समय में अधिक काम करने के लिए हम अपने जीवन के विभिन्न कार्यों में वर्गीकृत करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम एक घरेलू उदाहरण ले लें, हमारे घर में माता बहनें रोज खाना बनाती हैं और खाना बनाने के लिए दाल चावल को बीनने का काम करती हैं, तो ये जो दाल चावल को बीनने की प्रक्रिया है इसमें भी एक प्रकार का वर्गीकरण है। वर्गीकरण कैसे होता है कि जो चीज खाने की है, उपयोगी है, उसको तो थाली के अंदर रखती हैं और जो उपयोगी नहीं है वो हम थाली से बाहर उसको फेंक देती हैं। तो इस प्रकार से वो दाल या चावल बीनते समय भी वर्गीकरण होता है कि उपयोगी वस्तु और अनुपयोगी वस्तु। हम लोग जब कभी भी दीपावली पे या होली पे सफाई का काम करते हैं तब हम लोग भी उन सामान में उपयोगी और अनुपयोगी सामान को विभाजित करते हैं। जो उपयोगी सामान होता है उसको पुनः साफ करके फिर हम अपने घर में रख लेते हैं और जो अनुपयोगी सामान होता है उसको हम या तो फेंक जाते हैं या कबाड़े वाले को दे देते हैं। तो इस प्रकार से अब हम यहाँ पर समझेंगे कि वस्तुओं को या जीवों को उनके गुणों के आधार, गुणों की समानता और असमानताओं के आधार पर विभाजित करने की प्रक्रिया को हम वर्गीकरण करते हैं। सर्वप्रथम आचार्य चरक ने अपनी पुस्तक चरक संहिता में आचार्य चरक ने अपनी पुस्तक चरक संहिता में 200 जंतुओं और 340 पौधों का वर्णन किया। इसी प्रकार से 13वीं और 14वीं शताब्दी में अरस्तु ने जितने भी जीवधारी हैं उनको जंतु और पादप दो कैटेगरी में विभाजित किया। तो इस प्रकार से जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया उसी प्रकार से वैज्ञानिक लोग अपने इस वर्गीकरण के कार्य को आगे बढ़ाते गए। इसी प्रकार से सबसे एक वैज्ञानिक हुए हैं थियोफ्रेस्टस। इन्होंने एक पुस्तक लिखी हिस्टोरिया प्लांटेरम में करीब इन्होंने 480 पौधों का के बारे में वर्णन किया गया है। उनके इसी कार्य के आधार पर थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब हम सबसे पहले वर्गीकरण की जो पद्धति है वह है कृत्रिम पद्धति। तो यहाँ पर एक या दो उपयोगी और अनुपयोगी गुणों के आधार पर पौधों को या जीवों को वर्गीकृत करने की जो तकनीक है उस तकनीक को हम कृत्रिम पद्धति कहते हैं। अर्थात कृत्रिम पद्धति के अंतर्गत जीवों को उनके एक या दो गुणों के आधार पर उनको विभाजित करने की प्रक्रिया को कृत्रिम पद्धति कहते हैं। जैसे आकार के आधार पर
पौधों को आकार के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 शाकीय पौधा, दूसरा झाड़ी और तीसरा वृक्ष। तो जिन पौधों के तने मुलायम होते हैं, जिन पौधों के तने कोमल होते हैं और हरे होते हैं, उन पौधों को हम शाकीय पौधा कहते हैं। और जिनमें पौधा जमीन से निकलने के पश्चात अनेक शाखाओं में बढ़ जाता है, जमीन से निकलने के बाद अनेक शाखाओं में बढ़ जाता है और जिनका तना कठोर होता है, उन्हें हम झाड़ी कहते हैं। और वृक्ष में क्या होता है कि जमीन से एक मुख्य तना निकलता है और वो तना ऊपर जाकर अनेक शाखाओं में बढ़ जाता है। ऐसे पौधे को हम वृक्ष कहते हैं। अब दूसरा कृत्रिम पद्धति के अंतर्गत जीवन की अवधि के आधार पर, जीवन की अवधि के आधार पर भी पौधे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वर्षीय पौधा, नंबर 2 द्विवर्षीय पौधा, नंबर 3 बहुवर्षीय पौधा। तो 1 वर्षीय पौधा किसे कहते हैं? जिन पौधों का जीवन काल 1 वर्ष के अंदर पूर्ण हो जाता है, उन पौधों को हम 1 वर्षीय पौधा कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे खेत में उगने वाली जितने भी अनाज हैं, जितनी भी सब्जियां हैं, सामान्यतः सभी 1 वर्षीय होते हैं। जैसे धान या गेहूं को बोने के बाद 4 से लेकर 5 महीने के अंदर वे तैयार हो जाते हैं और उन्हें हम काट लेते हैं। तो इस प्रकार से धान और गेहूं का जो जीवन काल होता है वो 4 से 5 महीने का ही होता है। इसी प्रकार से अनेकों सब्जियां हैं, उनका भी जीवन काल 3, 4 या 5 महीने का होता है। तो वे पौधे जिनका जीवन काल 1 वर्ष के अंदर पूरा हो जाता है, उन्हें हम 1 वर्षीय पौधा कहते हैं। और जिन पौधों का जीवन काल 2 वर्ष से ज्यादा समय में पूर्ण होता है, उन्हें हम द्विवर्षीय पौधा करते। अर्थात वे पौधे जिनका जीवन काल 1 से ज्यादा और 2 से कम, अर्थात 1 वर्ष और 2 वर्ष के अंदर पूर्ण हो जाता है, उन पौधों को हम 1 वर्षीय पौधा, द्विवर्षीय पौधा कहते हैं। ये पौधे सामान्यतः जो ठंडी जलवायु है वहां पर पाए जाते हैं, क्योंकि ठंडी जलवायु होने के कारण से जो पौधे 1 वर्षीय होते हैं, उनके अंदर संपन्न होने वाली जो जैविक क्रियाएं होती हैं वो 1 वर्ष में पूर्ण नहीं हो पाती। इसलिए उनको पूर्ण होने में 1 से ज्यादा वर्ष का समय लगता है। इसलिए उन पौधों को हम द्विवर्षीय पौधा कहते हैं। तीसरी कैटेगरी है बहुवर्षीय पौधा, अर्थात जिन पौधों का जीवन काल 2 से ज्यादा वर्ष का होता है, उन पौधों को हम बहुवर्षीय पौधा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जितने भी वृक्ष हैं, उन सभी का जो जीवन काल होता है वो 2 से ज्यादा वर्ष का होता है। वो चाहे आम हो, पीपल हो, बरगद हो, शीशम हो, कोई भी जो वृक्ष हैं, उन सब वृक्षों का जो जीवन काल है वो 2 से ज्यादा वर्ष का होता है। इसलिए उन्हें हम बहुवर्षीय पौधा कहते हैं। तीसरा इसी में प्रकार है आवास, कि कोई जीवधारी कहाँ पर पाया जाता है। तो आवास के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया है, जलीय जीव और स्थलीय जीव। जलीय जीव और स्थलीय जीव, जैसे मछली क्या है? जलीय प्राणी है। हम लोग क्या हैं? स्थलीय प्राणी है। गाय, भैंस, बकरी
सांप, बिच्छू, ये सब क्या हैं? स्थलीय प्राणी हैं। और जो पानी में पाए जाते हैं वो जलीय प्राणी हैं। इसी प्रकार से जल के अंदर काई, शैवाल पाए जाते हैं, तो शैवाल जो हैं वो जलीय जीव हैं। और वृक्ष जो हैं या जो गमलों में पौधे लगे हैं वे सभी क्या हैं? स्थलीय जीव होते हैं। तो कृत्रिम विधि के द्वारा, कृत्रिम विधि के अंतर्गत हम पौधों के या जीवों के एक या दो महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर उनको वर्गीकृत करते हैं। तो इस पद्धति को हम कृत्रिम पद्धति कहते हैं। वर्गीकरण की दूसरी पद्धति है प्राकृतिक पद्धति। ये पद्धति जॉन रे ने प्रस्तुत की। प्राकृतिक पद्धति, इस पद्धति के अनुसार पौधों को या जीवों को उनके संरचना, उनके शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं, उनके स्वभाव, उनके विकास के आधार पर, उनकी गुणों और समानताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इस पद्धति को हम जो है प्राकृतिक पद्धति कहते हैं। अगली पद्धति है जाति वृत्तीय पद्धति। तो लैमार्क के अनुसार किसी भी जीव के लिए जो जाति का जो विकास है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। तो किसी भी जाति के विकास के लक्षणों के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करने की जो पद्धति है उस पद्धति को हम जाति वृत्तीय पद्धति कहते हैं। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से क्या क्या सीखा है? सबसे पहले कि सजीव क्या हैं, बायोलॉजी किसे कहते हैं, सजीवों के लक्षण क्या हैं, जीवन की विविधता क्या होती है, वर्गीकरण किसे कहते हैं, वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति क्या है, वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति क्या है, वर्गीकरण की जाति वृत्तीय पद्धति क्या है। इस पाठ का जो शेष भाग है वो हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।